नमस्कार। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, दिल्ली से सुशील पांडे, अयोध्या से अजीत, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, देहरादून से भारती सकलानी, मेरठ से निखिल अग्रवाल और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं। ये सभी सहयोगी उन खबरों के बारे में हमें बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं, जो आज की सुर्खियां बन सकती हैं। और चूंकि आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच की, संवैधानिक बेंच जो पीठ है उसकी सुनवाई पर रहना है देश का, इसलिए हम सबसे पहले रुख करेंगे देश की राजधानी का। हम रुख करेंगे दिल्ली का। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। सुशील, ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच कब सुनवाई करेगी, क्या हो सकता है आज? जी देखिए राजेंद्र, साफ तौर से 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, यूयू ललित, चंद्रचूड़, बोबड़े, ये तमाम लोगों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई आज करने वाली है। और आज इस केस की रूपरेखा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के मामले में जो स्पीड है सुनवाई की, वो आज तय करेगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई डे टू डे की जाए या कैसे की जाए। लेकिन उम्मीद यह है कि अगर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने संविधान पीठ का गठन किया है तो ये कहना अब कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई डे टू डे ना हो। यानी कि ये तय है कि अयोध्या मामले की अब सुनवाई डे टू डे आधार पर होगी। यानी कि जो नॉन मिसलिनियस डे होता है उस दिन मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार, इस पूरे तमाम दिनों में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। चूंकि जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल नवंबर तक है तो उम्मीद यह भी है कि नवंबर से पहले इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई है क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं लार्जर इंटरेस्ट का मामला है और इसीलिए हर उस संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा जिस पर अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर ये पूरा मामला है। क्योंकि साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि ये केवल एक टाइटल सूट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई समझते हैं कि एक आस्था का विषय है और इस आस्था के विषय में न केवल हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के पहलुओं को सुनना है, जबकि कई ऐसे संवैधानिक क्वेश्चंस आएंगे जिनकी व्याख्या करने की भी जरूरत है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर यानी कि वरिष्ठ जजों की बेंच बनाई है जो आज एक रूपरेखा तय करेगी अयोध्या के मामले में। और कब से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी ये भी आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। राजेंद्र, ठीक है सुशील, उस संवैधानिक सवाल क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपसे हम सवाल करेंगे कि वो संवैधानिक सवाल हो क्या सकते हैं जो इस पीठ को सबसे पहले एड्रेस करना पड़ सकता है। लेकिन हम उसके पहले अयोध्या चलेंगे। अजीत हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं। अजीत, लगातार मांग हो रही थी कि इसकी रोज सुनवाई हो, इसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन हो। हमने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों को सुनवाई, उसमें यह कहा गया कि नहीं भाई हम संतुष्ट हैं, अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो संवैधानिक पीठ बनी है इससे अयोध्या के लोगों में भी एक सकारात्मक मैसेज गया होगा और जो शिकायतें हो रही थी उसमें कुछ कमी आई होगी। अजीत, बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही सवाल किया कि अयोध्या के लेकर लगातार जो सियासत हो रही उसको लेकर अयोध्या के लोग नाराज थे और उनका यही कहना था कि कोर्ट पर हमें भरोसा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसे हम मानेंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कानून मानता है। सुबह अभी हमने इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्षकार है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 70 सालों से ये केस चल रहा है और हम भी चाहते हैं, इसलिए हम और धर्मदास यानी जो हिंदू पक्षकार थे उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा था कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो। लेकिन अब वो वक्त आ गया, आज से सुनवाई 5 जजों की खंडपीठ शुरू करेगी। डे बाय डे होगी, हियरिंग होगी, किस तरीके से सुनवाई होगी आज अभी थोड़ी देर बाद इसका फैसला हो जाएगा। इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि लोग अयोध्या में भीड़ बटोरते हैं लेकिन विकास और रोजगार के लिए नहीं, धर्म, मंदिर और मस्जिद की सियासत के लिए बटोरते हैं। राजेंद्र, और एक सवाल उन्होंने यह भी कहा जो कल हाजी महबूब जो पक्षकार है मुस्लिम, उन्होंने कहा था कि 5 जजों की खंडपीठ में एक मुस्लिम जज होना चाहिए। उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम समाजवादी हैं और समाज में सबको एक बराबर का हिस्सा की बात जो करते हैं वो गलत करते हैं। और समाजवादी के तरीके से मैं ये कहता हूं, इकबाल अंसारी ने कहा कि जात की राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए और हम हाजी महबूब की बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। कोर्ट फैसला करेगी, सबूतों के आधार पर करेगी और साक्ष्यों के आधार पर करेगी जिस पर हमें भरोसा और दोनों पक्षकारों को भरोसा है। हालांकि जो हिंदू पक्षकार है वो भी आश्वस्त हैं, जो मुस्लिम पक्षकार है वो भी आश्वस्त हैं और जो अयोध्या की जनता है राजेंद्र वो साफ तौर पर कहती है कि इस जो विवाद है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए और लोगों के अंदर अब सकारात्मकता आई है और वो कह रहे हैं कि कोर्ट अब आज से सुनवाई शुरू कर रहा है। तो जब तक सुनवाई चलेगी 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं और नेताओं को अब इस पर सियासत बंद करनी चाहिए। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, स्वाभाविक है, समझा जा सकता है।
उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, बल्कि उनकी भावनाओं को लगातार न्यूज़ 18 ने दर्शकों के सामने भी रखा है देश के। अब आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं लखनऊ। वहां से शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, दिल्ली में बहुत कुछ होगा, उसका असर अयोध्या में क्या होगा उस पर हमने बात कर ली, लेकिन सूबे की राजधानी में आज क्या बड़ा हो सकता है? अगर हम बात करें राजेंद्र, आज अयोध्या के मामले को लेकर ही चर्चा करें सबसे पहले तो पिछले दिनों में अयोध्या में जिस तरह से मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा आयोजन रहा हो या चाहे शिवसेना का आयोजन रहा हो, वहां पर मंदिर निर्माण की बात जो है वो काफ़ी तेजी से उठी थी। इसके पहले कुछ दिन पहले ही जब युवा कुंभ का आयोजन हुआ राजधानी लखनऊ में और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जैसे ही मंच पर आए तो वहां पर भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं समेत अन्य जो युवा आए थे उस युवा कुंभ में देश भर से उन लोगों ने मंदिर निर्माण की बात को उठाया था। ऐसे में इस बात से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर वर्ग हर उम्र के लोग जो हैं वो इस मंदिर निर्माण को लेकर निगाह लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इसी साल के जब पहला इंटरव्यू हुआ पीएम मोदी का तो उन्होंने भी इस बात को ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सरकार है, जो अध्यादेश की मांग उठ रही है उस पर विचार तब होगा जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ऐसे में हर किसी को जो निगाह है वो इस समय कोर्ट के फैसले पर टिकी है और इस माहौल में आज से संवैधानिक पीठ जो है उसकी यहाँ पर सुनवाई की तारीखें तय हो सकती हैं। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं जिस तरह से 5 जजों की बेंच बनी है वो जल्द से जल्द अपना फैसला देगी। तो निश्चित रूप से हर किसी के अंदर एक उम्मीद ये भी जगी है कि अब जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला आ सकता है, जो पिछले 27 साल से भी अधिक समय से लोग निगाह लगाए रखे हुए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर मंदिर निर्माण को लेकर कोई फैसला आए। वहीं जो चाहे मुस्लिम पक्षकार हो चाहे हिंदू पक्षकार हो, सभी की निगाह जो है इस फैसले पर लगी हुई है। मुस्लिम पक्षकार ने एक बात जरूर उठाई थी कि जो 5 जजों की पीठ जी अब 5 जजों की पीठ है, उसमें एक मुस्लिम जज भी होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, अभी अजीत भी उसके बारे में बता रहे थे। हम एक बार फिर से दिल्ली चलेंगे, सुशील के पास चलेंगे। सुशील, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और आप भी कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि संवैधानिक प्रश्न जो इस मामले से जुड़े हैं उसको सबसे पहले फ्रेम करे कोर्ट और उसको सुने। एक बात हमारे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि मामला जब टाइटल सूट का है, मामला जब जमीन के मालिकाना हक का है और ये बात कोर्ट खुद कह चुकी है, तो इसमें संविधान के बारे में क्या सवाल हो सकता है? जी देखिए, साफ तौर से ये चीजें बिल्कुल समझने वाली बात है राजेंद्र, क्योंकि मामला भले ही टाइटल सूट से जुड़ा हुआ हो, जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे तो उस दौरान राजीव धवन, जो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से एक सवाल उठाया गया था, जो रेफरेंस था इस्माइल फारूकी का, जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं, ये बड़ा मुद्दा था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने फिलहाल इसको कहा कि ये केवल एक ऑपरेटिंग पार्ट था, एक ऑब्जर्वेशन था, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तीसरे जज थे यानी कि जस्टिस अब्दुल नजीर, उन्होंने इस पूरे मामले में कहा था कि इस पूरे मामले की व्याख्या की जरूरत है और इस पूरे मामले की व्याख्या के लिए 5 जजों को या फिर 7 जजों को इस पूरे मामले को भेजा जाना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं वो तमाम पहलू हैं जो आने वाले दिनों में फिलहाल कोर्ट के सामने उठने वाले हैं और इसीलिए मुख्य न्यायाधीश इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किए हैं, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उठेंगे और इसीलिए इन तमाम प्रश्नों की व्याख्या राजेंद्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में उन तमाम प्रश्नों की क्लियरिटी ना हो, तमाम जो संवैधानिक प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या ना की जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ से, तब तक इस पूरे मामले में पूरे रूप से फैसला नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये केवल कहीं ना कहीं। लेकिन सुशील, इस बारे में अभी पिछले मुख्य न्यायाधीश ने, वो संवैधानिक बेंच तो नहीं थी लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो पिछला वाला फैसला था इस्माइल फारूकी मामला, वो ठीक था। अब आप कह रहे हैं कि ये मामला फिर से संवैधानिक बेंच के सामने आ सकता है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या इतने कम समय में क्या फिर से उस विषय पर बहस होगी कोर्ट में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अयोध्या चलते हैं एक बार फिर से अजीत के पास। अजीता, कुल मिलाकर टोटलिटी में आज इस बहस के दौरान आप क्या विशेष होता अयोध्या में देख रहे हैं? बिल्कुल राजेंद्र, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के लोग, अयोध्या के पक्षकार, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम
कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और कोर्ट इस मसले का जल्द से जल्द फैसला करे, जिससे जो सियासत है वो बंद हो जाए, जो लोगों की राजनीति है वो बंद हो जाए। अयोध्या में कभी रोजगार के लिए, कभी विकास के लिए नेता भीड़ नहीं बटोरते, जब भी बटोरते हैं तो धार्मिकता के आधार पर बटोरते हैं। इकबाल अंसारी ने भी करारा हमला किया और कहा कि अब अयोध्या की जनता, अयोध्या के लोग और दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि अयोध्या में भीड़ ना आए, अयोध्या में सियासत ना हो और इस मंदिर मस्जिद का जो फैसला वो कोर्ट कर दे और सबूतों के आधार पर कर दे। हालांकि हाजी महबूब ने कल सवाल उठा दिया था कि एक जज मुस्लिम होना चाहिए, उस पर भी इकबाल अंसारी ने सिरे से नकारा, कहा कि यह गलत बात है और हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। लेकिन अयोध्या के लोग यही चाहते हैं कि समय से इसका फैसला हो। जैसा कि सुशील बता रहे थे, अगर इस्माइल फारूकी का मसला फिर आता है तो ये मामला और आगे बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट ने एक बार कह दिया है कि अब वहां इस तरीके की कोई नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और कोई हक नहीं, उस पर एक बार फैसला हो चुका है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। तो निश्चित तौर पर इस पर सबकी नजर होगी कि चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई है, उनकी 5 जजों की जो खंडपीठ है, वो सुनवाई किस तरीके से करता और किस संवैधानिक प्रश्न को सबसे पहले उठाता और किस फाइल को तलब करता और क्या देता है, डे बाय डे करता है या उस पर तारीख देता है, ये देखने वाली बात होगी और इस पर अयोध्या के लोगों की भी नजर है। राजेंद्र, ठीक है, आज का एजेंडा देख रहे हैं आप, अपने सहयोगियों से हम बात कर रहे हैं आज जो खबरें सुर्खियां हो सकती हैं उन पर। फिलहाल हम चलेंगे देहरादून भारती सकलानी के पास, उत्तराखंड की राजधानी, और उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में आज क्या बड़ा हो सकता है। भारती, बताइए। राजेंद्र, लंबे समय के बाद आज से जनता दरबार लगने जा रहा है और इसकी शुरुआत कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी समय हो गया है जब से प्रदेश में जनता दरबार नहीं लग रहे हैं, तो लोगों की शिकायतों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी हो सकती है और आज उनको रखा जा सकता है अरविंद पांडे के सामने। तो वो एक बड़ी खबर है जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेसियों ने डेरा डाला हुआ है। 5 दिन हो गए, मंथन लगातार चल रहा है। आला कमान के पास लिस्ट जा चुकी है चुनाव समितियों की और उन पर मुहर लगने की उम्मीद है, इसलिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ये दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में खेल महाकुंभ चल रहे हैं, तीसरा दिन है और पहले दिन जिस तरीके से खामियां देखने को मिली थी, अब उनमें किस तरीके का रुख है बच्चों में, खासकर जो इस खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, वो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि खेल महाकुंभ में जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं वही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इनमें से जो भी जीतेगा उनका चयन होना है। इसलिए खेल महाकुंभ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं वो काफी उत्साहित है। तो ये बड़ी खबर है राजेंद्र, जिस पर नजर बनी रहने वाली है। फिर हरीश रावत की अगर हम बात कर ले तो उनका किसान प्रेम एक बार फिर से जाग गया है। किसान कार्ड उन्होंने खेला है। गन्ना किसान यात्रा निकलने जा रही है और हरिद्वार में जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद करते हैं तो वो उनके मन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे इस गन्ना किसान यात्रा के माध्यम से। राजेंद्र, ठीक है भारती, अब हम चलेंगे मेरठ और निखिल से जानेंगे कि मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज क्या बड़ा हो सकता है। बताइए निखिल। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि एनआईए का डेरा है वेस्टर्न यूपी में। अभी भी छापेमारी का दौर जारी है। अमरोहा में एनआईए और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम ने अभी कुछ ही दिन पहले 16 स्थानों पर वेस्ट यूपी के छापेमारी की थी, जहां से कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, जिसे सोहेल को लेकर अब अमरोहा में छापेमारी जारी है। सैदपुर, इम्मा और ऐसे कई गाँव में जहाँ एनआईए अभी भी वर्किंग कर रही है, कई जगह की वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर और कबाड़ी की दुकान पर भी वहां छापेमारी की गई है। यानी अभी भी एनआईए को शक है कि अभी भी स्लीपर सेल्स यानी आईएसआईएस और दूसरे जो आतंकी संस्थाएं हैं उनके मॉड्यूल्स अभी भी यहां पर काम कर रहे हैं स्लीपिंग सेल्स के रूप में। उन्हीं की तलाश में यहां छापेमारी चल रही है। यानी एक बड़ा नेटवर्क जो कि फैला हुआ है वेस्टर्न यूपी में, उसी को डिटेक्ट करने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ से भी एक नदीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सोहेल को लेकर अभी छापेमारी चल रही है। वहां इरशाद के यहाँ छापेमारी हुई और इसके अलावा कई और चीजों पर वहां एनआईए काम कर रही है। दूसरी जो बड़ी खबर मेरठ से आ रही है वो ये है कि वेस्टर्न यूपी में शराब माफियाओं का भी जाल फैला हुआ है। आने वाले चुनावों को देखते हुए शराब माफियाओं ने स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में पिछले 2 महीनों में ये हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा की शराब यानी 70,000 लीटर से भी ज्यादा शराब पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का मानना है कि आने वाले चुनावों को लेकर शराब माफिया स्टॉक जमा कर रहे हैं और उसी नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस एक बड़ी मुहिम भी चला रही है। असल में चक्कर क्या है कि यहाँ
वेस्टर्न यूपी की कई सीमा जो हरियाणा पंजाब से लगती है, जैसे शामली की सीमा पानीपत से लगती है और भी कई जिलों से लगती है। इसके अलावा बागपत भी एक मुफीद रास्ता है शराब माफियाओं के लिए, तो वहां के जरिए एक सस्ती शराब और प्रतिबंधित शराब यूपी के शहरों में परोसी जा रही है, जिससे यूपी के राजस्व को खासा नुकसान भी पहुंचता है। इसके अलावा इसमें शराब पर अंकुश लगाने के आबकारी विभाग की टीम भी लगी रहती है, लेकिन इनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि छापेमारी होती है लेकिन असली जो कारोबारी है वो मौके से फरार हो जाते हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो अच्छी खबर है, आयुष्मान भारत। आयुष जी निखिल, बात पूरी करिए बहुत जल्दी से। देखिए, तीसरी जो खबर है वो अच्छी खबर है। आयुष्मान भारत में मेरठ अव्वल आया है, यानी वेस्टर्न यूपी के हर जिलों में मेरठ से कम ही जो लाभार्थी है उनको लाभ मिल सका है। मेरठ में 696 लाभार्थियों को लाभ मिला है और यहाँ पर इसके अलावा गाजियाबाद दूसरे नंबर पे है, बुलंदशहर दूसरे नंबर पे, गाजियाबाद तीसरे नंबर पे है। लाभार्थी रहे अब तक आयुष्मान भारत योजना की। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, अब प्रयागराज चलते हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ हैं। प्रयागराज आजकल हैपनिंग प्लेस है इस वक्त और आज मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बताइए क्या खास है वहां पर सर्वेश? देखिए, प्रयागराज से आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सीएम योगी पूरे दिन लगभग प्रयागराज में रहने वाले हैं और उनको कई कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत करना है। प्रयागराज की धरती पर 15 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है, मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ ही, और 10 जनवरी आज है। और आज जो सीएम का दौरा है, ऐसा माना जा रहा है ये कुंभ मेले की शुरुआत के पहले उनका आखिरी दौरा होगा। और आज सीएम यहाँ पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले सीएम खुसरो बाग जाएंगे, जहाँ पर सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का जो कार्य हुआ है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में जाएंगे और उसके बाद सीएम कीटगंज निर्मल अखाड़े जाएंगे, जहां संत भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण कार्य अभी जल्दी में पूरा हुआ है। उसके बाद सीएम यहां पर आएंगे कुंभ मेला क्षेत्र में और यहां पर किले के अंदर प्रयागराज में अक्षय वट है और सरस्वती कूप है, जो आज जनता के दर्शनों के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को अपने दौरे में जनता के लिए खोले जाने की घोषणा की थी। अकबर ने जब इस किले का निर्माण कराया था उस समय से ये अक्षय वट इसी किले में कैद है और देश की आजादी के बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी। पहला ये मौका है कि कुंभ में अक्षय वट और सरस्वती कूप जनता के दर्शनों के लिए खोला जाएगा। सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे और अक्षय वट और सरस्वती कूप को जनता अक्षय वट के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की थी और आज मुख्यमंत्री उसको लोगों के लिए जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छी बात। चलते हैं वाराणसी, वहां भी मुख्यमंत्री प्रयागराज की बात पहुंचेंगे, इसलिए उपेंद्र के पास ज्यादा डिटेल्स होगी। बताइए उपेंद्र। हाँ बिल्कुल, प्रयागराज के बाद राजेंद्र मुख्यमंत्री सीधे वाराणसी आएंगे। यहाँ पर जो महाराष्ट्र और यूपी की जो सांस्कृतिक विरासत की जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर गीत रामायण कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और उनके साथ खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे और यूपी के राज्यपाल राम नाईक भी होंगे। तो ये पहला कार्यक्रम है महाराष्ट्र यूपी का जिसमें दो मुख्यमंत्री एक साथ होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की समीक्षा करेंगे और इस बार जो जनवरी में दो बड़े आयोजन है, एक प्रयागराज में कुंभ, काशी में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और देखा भी जाए तो अगर यूपी में सरकार बनने के बाद अगर इन्वेस्टर समिट को छोड़ के तो ये जो सबसे बड़े जो इस महीने आयोजन है उसमें यूपी की साख और यूपी की छवि पर पूरे देश के लोग आएंगे और कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें यूपी पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर बिल्कुल आप सही कह रहे हो उपेंद्र, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आएंगे, चाहे वो कुंभ हो या फिर जो आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर इस वक्त में मिल रही है, बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल गिरफ्तार हो गया। शिखर को पुलिस ने देर रात हापुड़ से गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का स्याना नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल चिंगरावटी बवाल में नामजद आरोपी है शिखर अग्रवाल और एसआईटी शिखर उससे पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अली शरर का। बताइए अली, क्या आपको जानकारी है इस बारे में? देखिए राज्य बुलंदशहर पुलिस ने देर रात शिखर अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इसके साथ मिलकर बताया जा रहा बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये एक महीने से ज्यादा से फरार चल रहा था शिखर अग्रवाल और इसने वीडियो बना करके खुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद इसने पुलिस को भी धमकाया था और ऐसे कई सारे मामले इसने पिछले एक महीने में किए थे। अब बुलंदशहर पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि बीजेपी का नगर अध्यक्ष भी है ये। बिल्कुल बड़ी सफलता तो है, लेकिन विलंब से। बहुत धन्यवाद आपका अली शरर इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे आज का एजेंडा। धन्यवाद।